हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो हमने पार्ट 1 किया वर्ल्ड जियोग्राफी का, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन. आई गॉट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर MCQs फॉर यू पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड respect which I received through your likes and comments. So let's get started. Question number 26 is the planet whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun is. कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका रोटेशन का पीरियड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. आप सबको पता होगा जो जब प्लेनेट अपनी एक्सीज के अराउंड अपने ही इर्द गिर्द घूमता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, और जब एक प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमता है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. और कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको अपने इर्द गिर्द घूमने में टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द सन के इर्द गिर्द घूमने में. ऑप्शंस आर मर्करी, मार्स, वेनस, नेपच्यून. चूज द करेक्ट ऑप्शन. Very good. Shabash. And yes, the right answer is option C, Venus. Venus is the planet whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun. ठीक है, जो अपने गिर्द घूमने में ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर्ड सन के घूमने इर्द गिर्द घूमने में. और जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वेनस का, दैट इज 243 डेज. वेनस को अपने इर्द गिर्द घूमने में 243 डेज लगते हैं. And in other words, Venus takes 243 days to turn once on its axis so that the stars are in the same position in the sky. So जो Venus है उसका period of rotation ज़्यादा है as compared to period of revolution. Okay, moving to another question. The last stage in the life cycle of a star is, जो एक स्टार है उसके लाइफ साइकिल में एक लास्ट स्टेज कौन सा होता है. ऑप्शन फर्स्ट ब्लैक होल, ऑप्शन बी सुपरनोवा, ऑप्शन सी रेड जेंट एंड ऑप्शन डी व्हाइट डिवार्फ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. जो एक स्टार होता है उसका जो एक लाइफ साइकिल होता है फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, उसका जो लास्ट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का वो होता है ऑप्शन डी व्हाइट डिवार्फ. The last stage in the life circle of a star is white dwarf. जो छोटे स्टार्स होते हैं जैसे सन है, जब इनका एक डेथ होता है और ये एक फेज के थ्रू पास होते हैं तो ये एक वाइट ड्वार्फ बनते हैं लास्ट में. ठीक है, ओके. टाइम टेकन बाय सन्स लाइट टू रीच अर्थ इज, कितना टाइम लगता है सन लाइट को अर्थ तक पहुंचने में. सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे सनलाइट रीचेस ऑन अर्थ in very good, it is on earth on an average in 8 minutes and 20 seconds on an average. अगर हम देखेंगे तो इसके साथ ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली कौन आएगा. ऑप्शन ए 8 minutes and 18 seconds. ठीक है, सो 8 minutes and 18 seconds is the right answer. ओके. टाइम टेकन बाय मून्स लाइट टू रीच अर्थ इज, मून की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है. 58 seconds, 1.34 second, 1.58 second, 2.32 second. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत कम टाइम लगता है और यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 1.34 seconds is the right answer. Got it? Okay. Moving to another question. स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज, जो अर्थ और मून के ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट जो है उसके बिटवीन जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए सिस लूनर, फ्लैर लूनर, नेबुला, नन ऑफ दीज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज, इट इज नोन एज सिस लूनर. ऑप्शन ए. राइट. Okay. Moving to another question. Our solar system is located in which galaxy? किस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड होता है. ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, सी मिल्की वे एंड डी एंड्रोमेडा. ऑब्वियसली ये सबको पता है, बच्चों को भी पता होता है. मिल्की वे इज द राइट आंसर. हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है. और सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी. और its name Milky Way is derived from its appearance. ठीक है, okay. Moving to another question. Which of the following stars is known as pulsar? हम किस स्टार को पल्सर बोलते हैं. ऑप्शन ए रेड जेंट, ऑप्शन बी व्हाइट डिवार्फ एंड ऑप्शन सी न्यूट्रॉन स्टार एंड ऑप्शन डी मैसिव स्टार. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हम पल्सर किसको बोलते हैं. एंड यस द राइट आंसर इज न्यूट्रॉन स्टार. ऑप्शन सी
is the right answer. Neutron star. Neutron star is also known as pulsar. It result from the gravitational collapse of a massive star. जब एक massive star का gravitational collapse होता है और एक pulsar बनता है, neutron star बनता है. Okay. Moving to another question. Which of the following stars is known as fossil star? Fossil star हम किसको बोलते हैं? Option A protostar, dog star, red giant, white dwarf. Choose the correct option. Fossil star हम किसको बोलते हैं? Option D is the right answer. White dwarf. White dwarf is also known as fossil star. They are opposite to black holes. जो स्मॉल लो मास स्टार्स होते हैं इनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं. जो मैंने बोला ना कि लाइफ स्टार के लाइफ साइकिल का लास्ट फेज होता है व्हाइट डवार्फ. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो मैंने आपको बोला परसों भी समझा है इस प्रीवियस वाले पार्ट में. जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो देख लीजिए. कि जो सन है ना उसमें क्या रिएक्शन होती है, इसमें ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना सन में, ये किससे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फिशन से, आयनाइजेशन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, ऑक्सीडेशन से. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं. और जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे क्या पाई जाती है? फ्यूजन प्रोसेस होती है. न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पे सन में, और उसी का बाई प्रोडक्ट होता है हीट. हीट से हमें एनर्जी मिलती है और लाइट. ठीक है, so option C is the right answer. Sun generates its energy by nuclear fusion of hydrogen nuclei into helium. हाइड्रोजन जब फ्यूज होते हैं हीलियम बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, उसी का बाय प्रोडक्ट होता है एनर्जी. राइट, ओके, वेरी गुड, शाबाश. Which of the following does not belong to solar system? इनमें से सोलर सिस्टम को बिलोंग को नहीं करता है. ऑप्शन ए एस्ट्रॉइड्स, ऑप्शन बी कॉमेट्स, ऑप्शन सी प्लैनेट्स एंड ऑप्शन डी नेबुला. तो ऑब्वियसली आपको पता है सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स तो होते हैं, कमेट्स भी होते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में. और क्या नहीं बिलोंग करता है सोलर सिस्टम की ओर? नेबुला इज द राइट आंसर. नेबुला इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट इन आउटर स्पेस. आउटर स्पेस में एक क्लाउड ऑफ डस्ट होता है जिसको हम नेबुला बोलते हैं. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू अर्थ? इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा करीब है किसके? अर्थ के. मर्करी, वीनस, मार्स, यूरेनस. नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ के करीब इनमें से कौन सा है? इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं ना. सो वेनस इज नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ. इसकी जो है डिस्टेंस फिक्स नहीं है. इट में वेरी फ्रॉम 38 मिलियन टू 261 मिलियन किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल पोजीशन. किस ऑर्बिटल पोजीशन पे है ये जो ये डिस्टेंस होती है वेरी भी करती है. बट सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो है अर्थ के वो है वेनस, और वेनस को अर्थ ट्विन भी माना जाता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, साइकिल ऑफ सन स्पॉट्स इज, जो सन स्पॉट्स होते हैं ना इसका न्यूज़ में भी यूजुअली जो है यूजुअली आते हैं ये. और इसका साइकिल क्या होता है? ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे इसका जो साइकिल है, आप बताइए, ऑप्शंस आर 9 years, 10 years, 11 and 12. सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे इसका जो साइकिल है इट इज अराउंड 11 years. ठीक है, और कितने सनस्पॉट, नंबर ऑफ सनस्पॉट जो ऑब्जर्व हम करते हैं सरफेस ऑफ सन पे वेरी करता है ईयर टू ईयर इन अ साइक्लिकल वे. तो 11 years जो है वो क्या है, इसका ऑन एन एवरेज लाइफ लेंथ ऑफ साइकिल है. ठीक है, ओके. The group of small pieces of rocks revolving around the sun between orbits of Mars and Jupiter are called. जो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे पीसेस रॉक्स के जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन ये होते हैं बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये रॉक्स होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स. इनको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस आर मीटियोर्स, comets, meteoroids and asteroids. Choose the correct option. And yes, इनको हम बोलते हैं asteroids. Option D is the right answer. The group of small piece of rocks revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. ठीक है? Okay, moving to another question. Which one of the following conditions is most relevant for the presence of life on Mars? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे ज़्यादा लगता है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है? सो
ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ऑप्शन बी थर्मल कंडीशंस, ऑप्शन सी ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ऑप्शन डी ऑकरेंस ऑफ ओजोन। और आपको पता है ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और वहाँ पे क्या मिलता है ऐसा थोड़ा सा इंडिकेशन की जिससे हम बोल सकते हैं कि मार्स पे अर्थ लाइफ गुजार सकते हैं। ऑप्शंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ठीक है, जहाँ पर पानी पाया जाएगा ऑब्वियसली वहाँ पे तो चांसेस होते हैं लाइफ के। सो प्रेजेंस ऑफ आइस कैप एंड frozen water on Mars is one of the most significant reasons for presence of life forms। तो हम सोचते हैं, इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि अगर वहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो मे भी कोई लाइफ फॉर्म भी अवेलेबल होगी, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो है वो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। एक रेवोल्यूशन, एक जो चक्कर काटने के लिए सन के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है इनमें से, इन प्लैनेट्स में से। सो ऑप्शंस आर अर्थ, जुपिटर, मार्स एंड वेनस। अगर हम इन प्लैनेट्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा किसको, जुपिटर को। ये सबसे बड़ा है और उसको रिवॉल्व करने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। जुपिटर टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। तकरीबन अर्थ, अगर अर्थ ईयर्स की बात करेंगे 11 साल 11.86 अर्थ ईयर्स उसको लगते हैं एक बार इर्द गिर्द होने में सन की, ठीक है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार हम किस प्लैनेट को बोलते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शंस आर मार्स, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न। आपको पता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, वेनस को, क्योंकि वेनस ब्राइटेस्ट है और ये दिखाई देता है इसको, इसलिए हम इसको वेनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, ठीक है। So it appears visible merely minutes after the sun has set. Okay, moving to another question. The earth distance become minimum from the sun। किस डेट पे अर्थ की जो है डिस्टेंस कम होती है सन से, सन और अर्थ के बिटवीन कम डिस्टेंस होती है किस डेट पे। ऑप्शंस आर 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च, 21 सितंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थ शोज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन 3 जनवरी। 3 जनवरी को सन और अर्थ के बिटवीन जो है बहुत कम डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन भी, पेरीहेलियन, ठीक है। सन से करीब सबसे ज़्यादा करीब होती है अर्थ उस टाइम पे, और दिन भी छोटा होता है उस टाइम पे। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच प्लेनेट इज सराउंडेड बाय रिंग। किस प्लेनेट के इर्द गिर्द रिंग पाया जाता है। ऑप्शंस आर सैटर्न, मार्स, वेनस, अर्थ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, किस प्लेनेट के इर्द गिर्द रिंग होता है, सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग होता है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। Saturn is surrounded by ring. Saturn has a ring around it because it is believed to be very big and has lots of moons, meaning it has a strong pull of gravity, ठीक है। So Saturn is the right answer. Lunar eclipse occurs। Lunar eclipse जो है उससे क्या कब होता है। When moon lies between earth and sun, when earth lies between sun and moon, when sun lies between earth and moon, and none of these। Choose the correct option। In lunar eclipse earth comes between sun and moon। जब earth क्या आएगी, sun और ये sun है, ये moon है, और इनके बीच जब earth आएगी तो जो ये है इसको हम बोलते हैं lunar eclipse, ठीक है, चांद ग्रहण। Okay, moving to another question. By how much degree the earth is inclined on its own axis। ठीक है, अर्थ कब कितनी डिग्री तक जो है अर्थ इंक्लाइन होती है अपनी एक्सिस पे। सो ऑप्शंस आर 23.5 डिग्री, 66.5, 24.5, 69.5। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्रीज ऑन इट्स एक्सिस। ओके, moving to another question. The planet Plato has been abandoned from the group of conventional planet and kept in the group of dwarf planet by a summit held in। कहाँ पे वो summit हुआ जिसने प्लेटो को जो है planet की कैटेगरी से निकाल के dwarf planet बनाया। और वैसे इसको पहले planet माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाता है। सो यस, कहाँ पे ये था। ऑप्शंस, ऑप्शन ए पेरिस, लंदन, जेनेवा, पैरागी।
सो पैराग्वाई में जो जब समिट हुआ वहाँ पे ये बताया गया कि ये एक डिवॉर्फ प्लेनेट होगा आई से, और प्लेनेट की कैटेगरी से इसको हटा दिया जाएगा, किसको, प्लेटो को, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर्स द मोस्ट अबंडेंटली इन अवर यूनिवर्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी यूनिवर्स में? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। हमारी यूनिवर्स में टोटल सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है? एंड यस, द राइट आंसर इज ए, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू प्लैनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट्स, ऐसे कौन से दो प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है? ऑप्शंस आर अर्थ एंड यूरेनस, मरकरी एंड वेनस, मरकरी मार्स, वेनस एंड मार्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इसको चेक भी आप कर लेना। एंड द राइट आंसर इज मरकरी, वेनस, ठीक है, टू चेक इट योरसेल्फ। ओके, द एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस, ठीक है। अगर हम स्पेस पे देखेंगे तो स्काई किस कलर का आता है? ब्लू, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। तो इट लुक्स इन स्पेस, इट फ्रॉम स्पेस इट लुक्स ब्लैक, द स्काई लुक्स ब्लैक फ्रॉम स्पेस, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं होते है जिससे लाइट बाउंस ऑफ हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर कोई लाइट आ जाएगी, तो ये ब्लैक दिखता है। द ब्लैक पार्ट ऑफ द मून इज ऑलवेज काम एंड डार्क विच इज कॉल्ड, जो ब्लैक पार्ट है मून का वो हमेशा काम होता है और डार्क होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, ओशन ऑफ स्टार्म्स, एरिया ऑफ स्टॉर्म्स, नन ऑफ दीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। So option A is the right answer. It is called Sea of Tranquility. Black part of the moon is called Sea of Tranquility. Sea of Tranquility basically एक actual sea नहीं होता है, rather it's a point जहाँ पे Apollo 11 first landed, ठीक है, जहाँ पे मून पे पहुँचा था अपोलो मिशन, Apollo 11, ठीक है। और it mainly consists of basalt rock, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रंक्विलिटिस विच बेसन, एक बेसन है जो मून पे है, तो इसको हम सी ऑफ ट्रंक्विलिटी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ? एक्यूरेटली हम शेप ऑफ द अर्थ क्या बोलते हैं? सर्कल, स्फीयर, एजियोइड एंड एबलेट स्फीयर। अगर हम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन इसकी देखेंगे तो इसको हम एन ऑबलेट स्फीयर भी बोलते हैं, जियोइड भी बोलते हैं, बॉटम पे जियोइड है, ठीक है। When the earth is at its maximum distance from the sun, it is said to be in. जब अर्थ और सन के बिटवीन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एपिलियन, एपिलियन, पेरिलियन, एपोगी और पेरिगी। तो हिलियन बोलते हैं हम सन के टाइम, तो इनमें से मैंने आपको बताया 3 जून जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन, जब बहुत नज़दीक होता है अर्थ एंड सन। और एपिहिलियन हो गए, आप ऐसे याद रखोगे, ए मीन्स अपार्ट, दूर, बहुत दूर है सन से अर्थ, तो एपिहेलियन इसको बोलते हैं, ठीक है। 21 जून को ये होता है, सॉरी पेरिहेलियन 3 जनवरी को होता है, जब अर्थ और सन के बिटवीन कम डिस्टेंस होती है। एपिलियन हो गया अपार्ट, जब ज़्यादा डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बिटवीन, जब सन से अर्थ बहुत दूर चला जाता है, तो 21 जो ये जून में होता है उस दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। डे एंड नाइट किससे बनता है? बेसिकली अर्थ's एनुअल मोशन, क्या अर्थ के एनुअल मोशन से? अर्थ's रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, जो अपनी एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ's एक्सिस एंड इट्स रोटेशन, क्या इंक्लिनेशन की वजह से? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ's एक्सिस एंड इट्स रेवोल्यूशन, क्या इंक्लिनेशन और रेवोल्यूशन की वजह से? बेसिकली जो डे एंड नाइट है ना, जब अर्थ अपने इर्द गिर्द घूमता है, सन तो एक पोजिशन पे होता है, अर्थ अपने ही इर्द गिर्द घूमता है, तो जो पार्ट सन की ओर होगा तो वहाँ डे होगा, जो पार्ट सन के ऑपोजिट में होगा तो वहाँ पे नाइट होगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अर्थ's रोटेशन ऑन एक्सिस, जो अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, उसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स? सीजन्स चेंज कैसे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए अर्थ's रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अर्थ's रेवोल्यूशन एंड इट्स इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ's रोटेशन इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? बेसिकली
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्थ रेवोल्यूशन, जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है और ये इंक्लिनेशन पे होता है, एक्सिस पे, तो कितना सन रेज पड़ेगा अर्थ पे, ठीक है, कितना नज़दीक होगा, कितना दूर होगा, कितना सन रेज पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारी सीजन्स भी बनती है, उसी हिसाब से गर्मी और सर्दी भी होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ऑन विच प्लेनेट वुड वन विटनेस सनराइज इन द वेस्ट? आप कहाँ, किस प्लेनेट पे बैठ के सनराइज आपको वेस्ट से दिखेगा? अदरवाइज सनराइज कहाँ से होता है? सनराइज ईस्ट से होता है, क्योंकि हर कोई प्लेनेट काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो हमें सनराइज ईस्ट में दिखता है। तो किस प्लेनेट पे बैठ के आपको सनराइज वेस्ट में दिखेगा? ऑप्शन आर जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मर्करी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सनलाइट वेस्ट में वीनस पे दिखेगा, क्योंकि वीनस इज द ओनली प्लेनेट जो वेस्ट से जो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो हमें सनराइज वेस्ट में दिखता है। तो जो विनस है ये घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, और इसलिए हमें सनराइज वेस्ट में दिखता है। अदरवाइज बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन विनस क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। The latitude is the angular distance of a point on the earth's surface with respect to the, जो latitude होता है ना, ये क्या है? ये angular distance होता है, angular distance point on earth होता है earth's surface with respect to किसके respect में? So the right answer is, जब हम angular distance देखते हैं, latitude का हम देखते हैं, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड होता है, ये अगर हम एंगुलर डिस्टेंस देखेंगे जो है अर्थ की सरफेस पे, किसके विद रेस्पेक्ट टू, किसकी रेस्पेक्ट में? ऑप्शंस आर इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, पोल स्टार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। सो इसका हम देखेंगे, जो लैटिट्यूड होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्फेरिकल शेप में अर्थ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इक्वेटर होगा। यहाँ पे हम कितना ऊपर जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, कितना नॉर्थ में जाएंगे, कितना साउथ में जाएंगे, ये 0 डिग्री क्या होता है? इक्वेटर होता है। तो विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर हम कितना नॉर्थ की ओर जाएंगे, कितना साउथ की ओर जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये 0 डिग्री है, ये जितना भी हम ऊपर ऊपर जाएंगे ना, तो 90 डिग्री नॉर्थ हम पहुँचते हैं, और जितना भी नीचे जाएंगे 90 डिग्री साउथ हम जो पहुँचते हैं। ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट इज, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है एक जगह का? लॉन्गिट्यूड ऐसे अर्थ होता है, जैसे मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस का बोला, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट हम देखेंगे, कितना लॉन्गिट्यूड कितना ईस्ट की तरफ है, 0 डिग्री मेरिडियन होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बेसिकली ये जो ईस्ट होता है और यहाँ से वेस्ट होता है, ठीक है, वो हम नॉर्थ और साउथ देखते हैं। कौन सा? लैटिट्यूड। ये वो लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, वो इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन जो है वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होता है, जो ईस्ट और वेस्ट की ओर हम देखते हैं। तो हम देखते हैं जो लॉन्गिट्यूड होता है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन होता है जो 0 डिग्री वर्टिकल हमारा ये होता है ना इमेजरी लाइन। फिर यहाँ की इसकी ईस्ट में कितना होगा, इसके वेस्ट में कितना होगा, उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि कितना लॉन्गिट्यूड है, किस लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है। ऑन विच डेट इज अर्थ इन पेरीहिलियन? पेरीहिलियन मतलब मैंने बोला सन का, सन और अर्थ किस डेट पे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं? ठीक है। एपीहिलियन होगा ना अपार्ट, दूर, पेरीहिलियन होगा नज़दीक। तो 21 जून, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई। सो यस, 3 जनवरी को क्या होता है? पेरीहिलियन, सबसे नज़दीक होता है अर्थ एंड सन। द अर्थ इज इन एपीहिलियन ऑन, एपीहिलियन मतलब अपार्ट फ्रॉम सन। तो अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 4 जुलाई। सबसे ज़्यादा दूर होता है 21 जून को। ठीक है। सॉरी, इसमें ये लिखना है कि
ये मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होगी, जो एपिहीलियन होता है ना वो हो गया अपार्ट फ्रॉम सन, तो सबसे ज़्यादा दूर होता है 4 जुलाई एपिहीलियन, ठीक है। और जो पेरिहीलियन होता है ये सही है, ये 3 जनवरी को होता है, क्योंकि ये क्या होता है 3 जनवरी को, जब वहाँ पे नॉर्दर्न हेमस्फीयर में विंटर होता है। ऑब्वियसली जनवरी हम भी नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आता है, तो जनवरी में यहाँ पे क्या होता है, विंटर होता है। तो 3 जनवरी जो है द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एट द पेरिहीलियन ऑन 3 जनवरी। अगर हम एपिहीलियन की बात करेंगे उस टाइम नॉर्दर्न हेमस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। हम भी नॉर्दर्न हेमस्फीयर में रहते हैं, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर हो गया जो इक्वेटर के नॉर्थ में है ना, तो इंडिया अगर हम देखेंगे इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो सॉरी इससे पहले भी मैंने कहीं पे बोला, तो एपिहीलियन हो गया हम दूर कितने हैं सन से, अर्थ कितनी दूर है सन से, सबसे ज़्यादा दूर है। तो अर्थ इज़ फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन एट द एपिहीलियन ऑन 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई when it is summer in northern हेमस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमस्फीयर में समर होता है, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द सन इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन, तो ये देखो, ये फिर से मैं अर्थ बना रही हूँ, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन कब होता है, पूरा वर्टिकल इसकी रेज होती है, ये किस डेट पे होता है। तो सन इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन जो है 21 जून, जब सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। उसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, तो ठीक है 21 जून को, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें हमने देखा पेरिहीलियन हम बोलते हैं जब सन और अर्थ सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, और एपिहीलियन बोलते हैं जब सन और अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन की रेज वर्टिकल होती है वो 21 जून को होती है पूरा वर्टिकल, और उसको हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना विंटर सोलिस्टिस कब होता है, ठीक है। और डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।